बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्पेक्टेड ऑल, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबको फ़ज़ल कादिर ख़ान इस्लामिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान की जानिब से खुशामदीद कहता हूँ। हमारे इदारे का मिशन है मुफ्त और मयारी तालीम सब के लिए, महज़ अल्लाह की रज़ा के लिए। इस मकसद के हुसूल के लिए हमारे इदारे ने एक फ्री ऑनलाइन लेक्चर लॉन्च किया है, जिसका टाइटल है जेमिनी फॉर रिसर्चर्स, जेम्स एंड इन्वर्टेड ट्रायंगल बिल्ड एआई रिसर्च असिस्टेंट्स। और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद अदील। लर्न टू स्माइल एंड अप्रिशिएट। मुस्कुराना सीखिए और हौसला अफजाई करना सीखिए। हमारे जो लेक्चर्स, सेमिनार्स और कोर्सेज हैं, उनका एक मकसद ये भी है कि हमारे माशरे, तालीमी इदारों और इंडस्ट्री में कल्चर डेवलप हो सके, मुस्कुराने का और हौसला अफजाई करने का। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम है, अपने भाई के सामने तुम्हारा मुस्कुराना तुम्हारे लिए सदका है। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखें और कुछ भी अच्छा होते देखें या सुने तो उसकी हौसला अफजाई ज़रूर करें। लेक्चर आउटलाइन। आज के लेक्चर में सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि एक जेम यानी परसिस्टेंट आई एआई एक्सपर्ट और स्टैंडर्ड प्रॉम्प्ट में क्या मेन डिफरेंस है। उसके बाद मैं प्रेजेंट करूंगा कि हम इन्वर्टेड ट्रायंगल अप्रोच को यूज करते हुए अपने रिसर्च प्रॉब्लम को कैसे फॉर्मुलेट कर सकते हैं। और फाइनली मैं लास्ट सेक्शन में आपके सामने एक लाइव डेमो प्रेजेंट करूंगा, जिसमें हम एक रिसर्च असिस्टेंट जेम को बिल्ड करेंगे। लेक्चर के पहले हिस्से की तरफ मूव करते हैं। जेम्स, परसिस्टेंट एआई एक्सपर्ट्स वर्सेस स्टैंडर्ड प्रॉम्प्ट्स। प्रॉम्प्ट। आपसे हम्बल क्वेश्चन है, जनरेटिव एआई के कॉन्टेक्स्ट में प्रॉम्प्ट क्या है? जी प्लीज। प्रॉम्प्ट एक स्पेसिफिक टेक्सचुअल, विजुअल या कोड बेस्ड इनपुट है जो हम अपने एआई मॉडल को देते हैं, और हमारा एआई मॉडल इस इनपुट की बेस पे रिस्पॉन्स यानी आउटपुट जनरेट करता है। जेम इन गूगल जेमिनाई। आपसे हम्बल क्वेश्चन है कि गूगल जेमिनाई के इकोसिस्टम में जेम क्या है? जेम गूगल जेमिनाई का कस्टम वर्जन है, जिसे हम क्रिएट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। जेम एक स्पेशलाइज्ड एआई एक्सपर्ट के तौर पे एक्ट करता है, और हर जेम की परसिस्टेंट सिस्टम इंस्ट्रक्शंस होती हैं और नॉलेज होती है। जेम क्रिएट करने का सबसे पहला फायदा ये है कि जब हम कोई नई कन्वर्सेशन स्टार्ट करते हैं तो हमें इंस्ट्रक्शंस और कॉन्टेक्स्ट को रिपीट नहीं करना पड़ता। मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ जेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। आपसे हम्बल क्वेश्चन है कि एक जेम के कितने मेन कंपोनेंट्स हैं? एक जेम के 5 मेन कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1, नेम। इस फीचर को इस्तेमाल करते हुए हम अपने जेम को यूनिक टाइटल असाइन कर सकते हैं, और हम इस यूनिक टाइटल से अपने जेम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नंबर 2, डिस्क्रिप्शन। इस फीचर को इस्तेमाल करते हुए हम ब्रीफली अपने जेम का पर्पस या पर्सनैलिटी डिस्क्राइब कर सकते हैं। नंबर 3, इंस्ट्रक्शंस। इस फीचर को इस्तेमाल करते हुए हम अपने जेम के लिए कोर रूल्स और गाइडलाइंस डिफाइन कर सकते हैं, और इन रूल्स के मुताबिक हमारा जेम बिहेव करेगा या रिस्पॉन्ड करेगा। नंबर 4, डिफ़ॉल्ट टूल। इस फीचर को इस्तेमाल करते हुए हम जेमिनाई की कैपेबिलिटीज, जैसे कि सर्चिंग कैपेबिलिटीज, को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 5, नॉलेज। हम अपने जेम में स्पेसिफिक फाइल्स अपलोड कर सकते हैं, जैसे कि गूगल डॉक्स, पीडीएफ्स वगैरह, और ये सेट ऑफ फाइल्स मिलकर हमारी रेफरेंस लाइब्रेरी बनाते हैं। ऑपरेशंस ऑन ए जेम। आपसे हम्बल क्वेश्चन है कि हम एक जेम पर
कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। हम एक जेम पर 8 स्पेसिफिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर 1, क्रिएट। इस फीचर को इस्तेमाल करते हुए हम एक नया कस्टम जेम स्क्रैच से बिल्ड कर सकते हैं। नंबर 2, सेव। इस फीचर को इस्तेमाल करते हुए हम जेम को अपनी पर्सनल लाइब्रेरी में स्टोर कर सकते हैं। नंबर 3, शेयर। इस फीचर को यूज करते हुए हम अपने जेम का एक यूनिक लिंक जनरेट कर सकते हैं और ये लिंक हम और लोगों को भी सेंड कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक जेम को मल्टीपल यूजर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 4, एडिट। इस फीचर को इस्तेमाल करते हुए हम जो जेम की कॉन्फ़िगरेशंस हैं, नेम, डिस्क्रिप्शन, इंस्ट्रक्शंस, डिफॉल्ट टूल और नॉलेज को मॉडिफाई कर सकते हैं। नंबर 5, कॉपी। इस फीचर को इस्तेमाल करते हुए हम अपने एग्जिस्टिंग जेम की एक नई कॉपी क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 6, डिलीट। इस फीचर को यूज करते हुए हम अपने एग्जिस्टिंग जेम को अपनी पर्सनल लाइब्रेरी से रिमूव कर सकते हैं अगर हम उसे मजीद इस्तेमाल करना नहीं चाहते। नंबर 7, पिन। इस फीचर को इस्तेमाल करते हुए हम अपने जेम को जेमिनाई की होम पेज की जो साइड बार है उसमें ऐड कर सकते हैं ताकि हम उसे क्विकली एक्सेस कर सकें। नंबर 8, इंटरैक्ट। इस फीचर को इस्तेमाल करते हुए हम अपने जेम से चैट स्टार्ट कर सकते हैं। इसी से कनेक्टेड अगला सवाल है कैपेबिलिटीज ऑफ अ जेम। आपसे हम्बल क्वेश्चन है कि एक जेम में कितनी मेन कैपेबिलिटीज हैं। एक जेम में 7 मेन कैपेबिलिटीज हैं। नंबर 1, कस्टम इंस्ट्रक्शंस। जब हम जेम को क्रिएट करते हैं तो हम उसे स्पेसिफिक बिहेवियर, रूल्स, टोन्स और गाइडलाइंस डिफाइन करते हैं और हमारा जेम इन्हीं को फॉलो करता है। नंबर 2, नॉलेज इंटीग्रेशन। हम अपने जेम में स्पेसिफिक डेटा फाइल्स, इमेजेस, टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो वगैरह को अपलोड कर सकते हैं और ये हमारी एक डेडिकेटेड रेफरेंस लाइब्रेरी बन जाती है। नंबर 3, स्पेशलाइज पर्सोना। जेम्स के अंदर ये सलाहियत है कि वो स्पेसिफिक रोल्स को अडॉप्ट कर सकते हैं जैसे कि राइटिंग एडिटर या कैरियर कोच। नंबर 4, टास्क ऑटोमेशन। जेम्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो रेपिटेटिव टास्क जो हमें बार बार करनी पड़ती हैं उनके लिए हमें रीप्रॉम्प्टिंग ना करनी पड़े। नंबर 5, कॉन्टेक्स्ट रिटेंशन। जब हम एक जेम को यूज करते हैं तो थ्रू आउट जब तक हम उससे इंटरेक्ट करते हैं जो जेम की स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं वो मेंटेन रहती हैं। नंबर 6, गूगल ऐप इंटीग्रेशन। हम अपने जैम को डिफरेंट गूगल ऐप्स जैसा कि गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स, जीमेल, गूगल ड्राइव वगैरह से इंटीग्रेट कर सकते हैं और हम इन ऐप से डेटा भी फेच कर सकते हैं और डेटा को राइट भी कर सकते हैं। नंबर 7, मल्टी मॉडल इनपुट। जेम्स के अंदर ये सलाहियत है कि ये मुख्तलिफ किस्म के डेटा जैसे कि टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो वगैरह को एक साथ प्रोसेस, रीजन और अंडरस्टैंड कर सकते हैं और आउटपुट में ना सिर्फ टेक्स्ट बल्कि इमेज, ऑडियो, वीडियो वगैरह भी जनरेट कर सकते हैं। समरी, जेम वर्सेस प्रॉम्प्ट। आपसे हम्बल क्वेश्चन है कि एक प्रॉम्प्ट और एक जेम में क्या मेन डिफरेंस है। मेरे रिस्पेक्टेड सुपरवाइजर डॉक्टर मार्क स्टीवनसन फरमाते हैं, इफ यू कैन नॉट समराइज समथिंग इन वन सेंटेंस यू डोंट नो इट योरसेल्फ। एज ए रिसर्चर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जिस भी कॉन्सेप्ट या टॉपिक को लर्न करें तो हम उसे एक सेंटेंस में समराइज कर सकें और अगर हम उसे एक सेंटेंस में समराइज नहीं कर पा रहे तो अभी वो हमें क्लियर नहीं हुआ, हमें मजीद एफर्ट करने की जरूरत है। प्रॉम्प्ट एक सिंगल कन्वर्सेशन या एक स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन को कहते हैं जबकि जेम एक कस्टम बिल्ड रीयूजेबल एआई एक्सपर्ट या मिनी ऐप है और हम इसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं स्पेसिफिक पर्सनालिटी, नॉलेज और सेट ऑफ रूल्स के साथ। आई होप इस सेक्शन के एंड पे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि जेम यानी परसिस्टेंट एआई एक्सपर्ट और स्टैंडर्ड प्रॉम्प्ट में क्या डिफरेंस है, एक जेम के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं,
उस पे हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं और एक जेम की मेन कैपेबिलिटीज क्या है। लेक्चर के दूसरे हिस्से की तरफ मूव करते हैं, स्ट्रक्चरिंग द रिसर्च प्रॉब्लम यूजिंग इन्वर्टेड ट्रायंगल अप्रोच। अगर हम एक रिसर्च असिस्टेंट जेम बनाना चाहते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम सबसे पहले अपना स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करें। और स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए जो एक बहुत यूजफुल टेक्निक है वो इन्वर्टेड ट्रायंगल अप्रोच है। इन्वर्टेड ट्रायंगल अप्रोच इन रिसर्च, आपसे हम्बल क्वेश्चन है, तहकीक में इन्वर्टेड ट्रायंगल अप्रोच या फनल मेथड क्या है। इन्वर्टेड ट्रायंगल अप्रोच एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है। इसको यूज करते हुए हम अपने रिसर्च प्रॉब्लम्स को फॉर्मुलेट कर सकते हैं अगर हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मूव करें। एग्जाम्पल, इन्वर्टेड ट्रायंगल अप्रोच। आपसे हम्बल क्वेश्चन है कि अगर मैं इन्वर्टेड ट्रायंगल अप्रोच को यूज करते हुए एक ब्रॉड रिसर्च एरिया जैसे कि कंप्यूटर साइंस को नैरो डाउन करूं और एक स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम जैसा कि क्रॉस लिंगुअल टेक्स्ट रीयूज डिटेक्शन फॉर इंग्लिश उर्दू लैंग्वेज पेयर तक पहुंचना चाहूं तो मुझे कितने स्टेप्स में यह अचीव होगा। इन्वर्टेड ट्रायंगल अप्रोच को यूज करते हुए मैं एक ब्रॉड रिसर्च एरिया जैसे कि कंप्यूटर साइंस से एक स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम जैसे कि क्रॉस लिंगुअल टेक्स्ट रीयूज डिटेक्शन फॉर इंग्लिश उर्दू लैंग्वेज पेयर तक 8 लॉजिकल स्टेप्स में पहुंच सकता हूं। स्टेप नंबर 1, ब्रॉड रिसर्च एरिया कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस एक बहुत बड़ा रिसर्च एरिया है। अगर हम इसको नैरो डाउन करें तो स्टेप 2 में एक सब फील्ड आता है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी एक बहुत बड़ा फील्ड है। अगर हम इसको फर्दर नैरो डाउन करें तो सब फील्ड में हमारे पास नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक बड़ा फील्ड है और इसमें बहुत सारे ब्रॉड रिसर्च टॉपिक हैं और उनमें से जो एक रिसर्च टॉपिक है वो है टेक्स्ट यूज डिटेक्शन। स्टेप नंबर 5 पर अगर मैं अपने ब्रॉड रिसर्च टॉपिक को नैरो डाउन करता हूं तो मेरे पास जो सब टॉपिक आता है वो है टेक्स्ट रीयूज डिटेक्शन इन लो रिसोर्स लैंग्वेजेस। लो रिसोर्स लैंग्वेजेस बहुत सारी हो सकती हैं जैसे फारसी, पश्तो, उर्दू वगैरह। स्टेप 6 में अगर मैं अपने रिसर्च टॉपिक को फर्दर नैरो डाउन करूं तो मेरे पास जो सब टॉपिक आता है वो है टेक्स्ट रीयूज डिटेक्शन इन उर्दू लैंग्वेज। जो उर्दू लैंग्वेज है इसमें हम टेक्स्ट यूज डिटेक्शन दो तरह से कर सकते हैं। नंबर 1 मोनोलिंगुअल सेटिंग्स और नंबर 2 क्रॉस लिंगुअल सेटिंग्स। अगर मैं इसको फर्दर नैरो डाउन करूं तो मेरे पास एक स्पेसिफिक रिसर्च टॉपिक आता है और वो है क्रॉस लिंगुअल टेक्स्ट यूज डिटेक्शन फॉर इंग्लिश उर्दू लैंग्वेज पेयर। अगर मैं इस स्पेसिफिक रिसर्च टॉपिक की बात करूं तो हमारी नोवेल्टी या कंट्रीब्यूशन दो तरह से आ सकती है। नंबर 1, हम एक नया डेटा सेट क्रिएट करें। नंबर 2, हम एक नई टेक्निक प्रपोज करें। मेरा जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसमें मैं एक नया डेटा सेट प्रपोज करना चाह रहा हूं तो स्टेप नंबर 8 पे जो मेरा रिसर्च प्रॉब्लम फॉर्मुलेट होगा वो ये होगा, डेवलप अ स्टैंडर्ड डेटा सेट और कॉर्पस फॉर क्रॉस लिंगुअल टेक्स्ट यूज डिटेक्शन फॉर इंग्लिश उर्दू लैंग्वेज पेयर। यहाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट सेक्शन के अंदर जब मैं अपना रिसर्च असिस्टेंट जैम बिल्ड करूंगा तो मैं इसी स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम के लिए उसको डेवलप करूंगा। ये जो 8 स्टेप्स मैंने आपके सामने प्रेजेंट किए हैं ये एक डायग्राम के फॉर्म में ऐसे नजर आ रहे हैं और यहाँ मैं एक अर्ज करता चलूं कि इस डायग्राम को क्रिएट करने के लिए मैंने गूगल जेमिनाई को यूज किया है और जो उसका टूल है क्रिएट इमेजेस उसको यूज किया है। आई होप इस सेक्शन के एंड पे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एक रिसर्च असिस्टेंट जेम क्रिएट करने से पहले जरूरी है कि हम अपने ब्रॉड रिसर्च एरिया को इन्वर्टेड ट्रायंगल अप्रोच को यूज करते हुए नैरो डाउन करें और एक स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम तक पहुंचें और फिर उस स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम के लिए जब हम अपना रिसर्च असिस्टेंट जेम क्रिएट करेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव और यूजफुल होगा। लेक्चर के तीसरे और आखिरी पार्ट की तरफ मूव करते हैं, बिल्डिंग अ रिसर्च असिस्टेंट जेम। क्रिएटिंग एंड यूटिलाइजिंग अ जेम।
आपसे हम्बल क्वेश्चन है कि अगर आप गूगल जेमिनी के इकोसिस्टम को इस्तेमाल करते हुए एक रिसर्च असिस्टेंट जेम क्रिएट करना चाहते हैं और उसको एफिशिएंटली यूज करना चाहते हैं तो उसके कितने मेन स्टेप्स होंगे। एक रिसर्च असिस्टेंट जेम को क्रिएट करने के लिए 3 मेन स्टेप्स हैं। स्टेप 1, डिफाइन जेम कॉन्फ़िगरेशन। स्टेप 2, create gem via gem manager interface. Step 3, begin gem utilization. Step 1, define gem configuration. जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि जब भी हम कोई जेम क्रिएट करेंगे तो उसके 5 मेन कंपोनेंट्स होंगे: नेम, डिस्क्रिप्शन, इंस्ट्रक्शंस, डिफॉल्ट टूल और नॉलेज। नंबर 1, नेम, CLTRD आर्किटेक्ट। मैंने ये नेम इसलिए चूज किया है कि जो मेरा रिसर्च प्रॉब्लम है वो क्रॉस लिंगुअल टेक्स्ट यूज डिटेक्शन है। नंबर 2, डिस्क्रिप्शन, एन एक्सपर्ट NLP असिस्टेंट स्पेशलाइजिंग इन इंग्लिश, उर्दू, क्रॉस लिंगुअल टेक्स्ट यूज कॉर्पोरा और डेटा सेट्स। इस एक सिंगल सेंटेंस में मैंने अपने जेम का पर्पस क्लियरली डिफाइन कर दिया है। नंबर 3, इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शंस रीड आउट करने से पहले मेरी आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये वो कोर रूल्स हैं, ये वो बिहेवियर गाइडलाइंस हैं जो आपके जेम के बिहेवियर को डिटरमिन करती हैं। यानी आपका जेम कैसे थिंक करेगा, कैसे रिस्पॉन्ड करेगा और कैसे बिहेव करेगा। इसलिए आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपनी इंस्ट्रक्शंस को बहुत केयरफुली ड्राफ्ट करें और जो आपके रिस्पेक्टेड सुपरवाइजर हैं उनसे इनको जरूर डिस्कस करें जेम को क्रिएट करने से पहले। ये इंस्ट्रक्शंस मैंने यहाँ पे लिख दी हैं और ये मैं अब आपके लिए रीड आउट करूंगा। यहाँ से इंस्ट्रक्शन शुरू हो रही हैं। रोल, एक्ट एज अ सीनियर NLP रिसर्चर with specific expertise in low resource languages, Urdu and cross-lingual text reuse detection. Your primary goal is to assist in developing a gold standard corpus or data set for cross-lingual text reuse detection. यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ये देखें कि जो मैंने अपना प्राइमरी गोल डिफाइन किया है उसमें मैंने ये रिक्वेस्ट की है कि इस जेम ने मुझे असिस्ट करना है इस रिसर्च प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और मेरा रिसर्च प्रॉब्लम यही है कि मैं एक गोल्ड स्टैंडर्ड डेटा सेट बनाना चाहता हूं क्रॉस लिंगुअल टेक्स्ट रीयूज डिटेक्शन के लिए। आगे इंस्ट्रक्शंस कंटिन्यूड हैं। कोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे जेम की जो होंगी वो ये हैं। नंबर 1, डेटा सेट डिजाइन एंड क्यूरेशन, source selection, advice on diverse data sources, example news, Wikipedia, legal text, academic papers to ensure domain adaptation. Sampling strategy, ensure a balanced distribution of reuse types, wholly derived, partially derived and non-derived. Number 2, annotation and validation. Annotation guidelines, help define strict guidelines for human annotators to distinguish between reuse types, wholly derived, partially derived, and non-derived. Inter-annotator agreement, suggest matrices like Cohen's kappa or Flesch kappa to validate the quality of the dataset labels. Number 3, baseline benchmarking. When the dataset is ready, suggest baseline models for evaluation. For example, MBERT, XLM, Roberta, Mural. Assist in setting up evaluation matrices, precision recall and F1 score at different thresholds. इंटरेक्शन स्टाइल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो आपका जेम है उसका इंटरेक्शन स्टाइल क्या होना चाहिए। एकेडमिक टोन, maintain a formal rigorous academic tone suitable for IEEE or ACL publications. Data driven, always ask for or reference dataset statistics, sentence count, vocabulary size, type token ratio. Solution oriented, if the user presents a problem, for example, low alignment accuracy, propose specific algorithmic solutions. For example, try using biotext mining with laser embeddings. यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस कंप्लीट हो गई हैं और आप देख सकते हैं
कि नंबर 1 ये इंस्ट्रक्शंस डिटेल्ड हैं और नंबर 2 ये जो मेरा स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम है उससे अलाइंड हैं। दोबारा मैं प्रेजेंटेशन की तरफ आता हूं। ये इंस्ट्रक्शंस मल्टीपल स्लाइड्स पर हैं जो मैंने अभी आपके सामने रीड आउट की हैं। नंबर 4 डिफॉल्ट टूल। एक जेम का जो चौथा मेन कंपोनेंट है वो डिफॉल्ट टूल है। इसमें हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं: गाइडेड लर्निंग, डीप रिसर्च, क्रिएट इमेजेस और कैनवस। 7 जनवरी 2026 को हमने एक लेक्चर डिलीवर किया था, क्लिक क्रिएट कैनवस द अल्टीमेट गाइड टू जेमिनी फीचर्स। उसमें हमने ये जेमिनी के टूल्स, मॉडल्स और सारे फीचर्स को बड़ी डिटेल में प्रेजेंट किया था और ये हमारे यूट्यूब चैनल फजल कादिर खान इस्लामिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान पर अवेलेबल है। आप इसकी डिटेल्स वहां से देख सकते हैं। नंबर 5 नॉलेज। नॉलेज में हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं फाइल्स को अपलोड करने के लिए: अपलोड फाइल्स, ऐड फ्रॉम ड्राइव, नोटबुक, एलएम। ये एग्जांपल जो मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं इसमें मैंने कोई भी डिफॉल्ट टूल सेलेक्ट नहीं किया और जो नॉलेज है उसके लिए मैंने 3 रिसर्च पेपर्स शॉर्टलिस्ट किए हैं। ये तीनों हाई क्वालिटी जर्नल्स में पब्लिश हुए हैं और इनका जो फोकस है वो क्रॉस लिंगुअल टेक्स्ट रीयूज डिटेक्शन है। ये पहले पेपर की साइटेशन है और ये पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 3 की साइटेशन है। आई होप आपको अब तक क्लियर हो गया होगा कि एक जेम को क्रिएट करने से पहले हमें ब्रॉड रिसर्च एरिया को इन्वर्टेड ट्रायंगल अप्रोच को यूज करते हुए नैरो डाउन करना चाहिए और स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना चाहिए। जब हम स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लें तो उसके बाद हमने जेम की कॉन्फ़िगरेशंस को राइट डाउन करना है जिसमें शामिल है नेम, डिस्क्रिप्शन, इंस्ट्रक्शंस, डिफॉल्ट टूल और नॉलेज। जब हमने ये कंप्लीट कर लिया तो हम स्टेप 2 की तरफ मूव करेंगे, क्रिएट जेम वाया जेम मैनेजर इंटरफेस। आपसे हम्बल क्वेश्चन है कि हम जेम मैनेजर इंटरफेस को यूज करते हुए कितने स्टेप्स में रिसर्च असिस्टेंट जेम को क्रिएट कर सकते हैं। हम 5 स्टेप्स में अपने जेम को क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 1, हम अपना वेब ब्राउजर ओपन करें और उसमें एड्रेस बार पे टाइप करें gemini.google.com। नंबर 2, अगर हम लॉगिन नहीं हैं तो हम पहले लॉगिन हो लें और उसके बाद जो साइड बार है जेमिनी के होम पेज की उसमें हम जेम्स पर क्लिक करें तो हमारे सामने जेम मैनेजर ओपन हो जाएगा। जेम मैनेजर में हम न्यू जेम के बटन पर क्लिक करें तो हमारे सामने एक नया इंटरफेस आ जाएगा और स्टेप 4 में हम उस नए इंटरफेस में जेम की कॉन्फ़िगरेशंस को ऐड करेंगे जिसमें शामिल है नेम, डिस्क्रिप्शन, इंस्ट्रक्शंस, डिफॉल्ट टूल और नॉलेज। फाइनली कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद हम सेव के बटन पर क्लिक करेंगे और हमारा जेम क्रिएट भी हो जाएगा, सेव भी हो जाएगा। अब मैं ये इंशाल्लाह लाइव डेमो आपके सामने प्रेजेंट करता हूँ जेम को क्रिएट करने के लिए। आप देख सकते हैं कि ये मेरा वेब ब्राउजर है, मैं गूगल क्रोम को यूज कर रहा हूँ और ये एड्रेस बार में मैंने gemini.google.com टाइप किया और उसके बाद मैंने एंटर की प्रेस की तो आप देख सकते हैं कि मैं जेमिनी के होम पेज पर आ चुका हूँ। अगर आप जेमिनी की ये जो लेफ्ट साइड बार को देखें तो यहाँ पे जेम्स लिखा हुआ है और जब मैं इस जेम्स पे क्लिक करता हूँ तो ये जेम मैनेजर मेरे सामने ओपन हो गया है और ये कुछ डिफॉल्ट जेम्स मौजूद हैं। मैं एक नया रिसर्च असिस्टेंट जेम क्रिएट करना चाहता हूँ तो मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा, न्यू जेम, और जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो ये देखें कि ये कॉन्फ़िगरेशन का जो इंटरफेस है वो मेरे सामने ओपन हो गया है और ये मुझसे नाम पूछ रहा है। ये ऑलरेडी मैंने लिख के रखे हुए हैं तो मैं इसको कॉपी पेस्ट करूंगा। ये मैंने जेम का जो नेम है इसको कॉपी किया और ये मैंने कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद जो हमारे पास नेम के बाद जो दूसरा फील्ड है वो इसका डिस्क्रिप्शन है और डिस्क्रिप्शन भी ऑलरेडी हमने लिख के रखा हुआ है तो इस डिस्क्रिप्शन को मैं कॉपी करूंगा और ये मैंने कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैंने इसको पेस्ट कर दिया और आप देख सकते हैं कि ये डिस्क्रिप्शन इस बॉक्स के अंदर ऐड हो चुका है। जो हमारे पास तीसरा ये कॉन्फ़िगरेशन का बॉक्स है वो इंस्ट्रक्शंस के लिए है
और आप देख सकते हैं कि ये इंस्ट्रक्शंस मैंने ऑलरेडी लिख के रखी हुई हैं और ये यहाँ रोल से लेके और ये नीचे तक मैं इन इंस्ट्रक्शंस को सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये मैंने सारी इंस्ट्रक्शन सेलेक्ट कर ली, उसके बाद इनको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। आप देख सकते हैं कि इंस्ट्रक्शंस पेस्ट हो चुकी हैं। अगला जो मेरे पास ऑप्शन है वो डिफॉल्ट टूल का है और ये 4 ऑप्शंस मैंने आपको पहले बताए थे, गाइडेड लर्निंग, डीप रिसर्च, क्रिएट इमेजेस और कैनवस। मैं इसको डिफॉल्ट सेटिंग पे ही रहने दूंगा। यहाँ पे मैं नॉलेज में अपनी जो रिसर्च पेपर्स हैं उनको ऐड कर सकता हूँ। उसके लिए मैं प्लस के बटन पे क्लिक करूंगा और क्योंकि जो मेरे रिसर्च पेपर्स हैं वो मेरी लोकल मशीन पे ही हैं, तो मैं अपलोड फाइल का जो ऑप्शन है इसको क्लिक करूंगा। आप नेविगेट कर सकते हैं कि आपके रिसर्च पेपर्स कहाँ हैं। आप देख सकते हैं कि ये तीनों रिसर्च पेपर मौजूद हैं पीडीएफ फॉर्मेट में। मैंने इन तीनों को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके जब मैंने ओपन के ऊपर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि ये मेरी नॉलेज में ऐड होना शुरू हो गए हैं। आप मल्टीपल पेपर्स ऐड कर सकते हैं, कोई गलती से ऐड हो जाए तो आप इसे क्रॉस से क्लोज भी कर सकते हैं। जो पांचों कॉन्फ़िगरेशन के कंपोनेंट्स हैं वो मैंने ऐड कर दिए हैं, नेम, डिस्क्रिप्शन, इंस्ट्रक्शंस, डिफॉल्ट टूल और नॉलेज। और अब मैं इसको सेव करूंगा और जब मैं सेव पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि जो मेरा रिसर्च रिसर्च असिस्टेंट जेम है वो क्रिएट हो जाएगा और यह मुझसे पूछ रहा है कि स्टार्ट चैट। और जब मैं स्टार्ट चैट पे क्लिक करूंगा तो मैं अब इस जेम से चैटिंग स्टार्ट कर सकता हूं। आप देख सकते हैं कि ये मेरा जेम क्रिएट हो चुका है। स्लाइड पे मैं दोबारा मूव करता हूं। स्टेप नंबर 2 है, इसमें हमने ये देखा कि हम जेम मैनेजर इंटरफेस को यूज करते हुए रिसर्च असिस्टेंट जेम को कैसे क्रिएट और सेव कर सकते हैं। जो हमारा तीसरा और फाइनल स्टेप है वो है बिगिन जेम यूटिलाइजेशन। अब हम जेम को यूज करना शुरू करेंगे और इसमें मैंने 3 डिफरेंट यूज केसेस लिए हैं। सबसे पहला ये है कि जब भी हम कोई स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करते हैं तो हम उससे रिलेटेड जो रिसर्च पेपर्स हैं वो ढूंढना चाहते हैं, यानी रेलेवेंट जो लिटरेचर है उसको सर्च करना चाहते हैं। तो ये मेरा पहला यूज केस होगा अपने जेम के लिए। यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट मैंने लिख के रखा हुआ है। मैं इसे स्लाइड से रीड आउट कर लेता हूँ, मुझसे ये शायद मिसप्लेस हो गया। कि रिव्यू द करंट लिटरेचर ऑन क्रॉस लिंगुअल टेक्स्ट रीयूज डिटेक्शन फॉर लो रिसोर्स लैंग्वेजेस, which 5 specific papers would you recommend I read to understand the current state of the art baselines? इस प्रॉम्प्ट को मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इसको कॉपी पेस्ट करने के बाद मैं ये अपने जो जेमिनाई है उसको मैं यहाँ पे इनपुट करता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये मेरा इंटरफेस है और ये मैंने इसे पेस्ट कर दिया। जस्ट अ मिनट, ये मैंने दोबारा इसको कॉपी किया और कॉपी करने के बाद मैंने इसे दोबारा पेस्ट किया। सरप्राइजिंगली क्यों नहीं पेस्ट हो रहा, तो मैं इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ। एक मैं इसे डबल चेक कर लूँ कि शायद इसे पेस्ट करने में कोई इश्यू ना हो रहा हो। नहीं, यहाँ पे तो पेस्ट हो रहा है। मैं इसे चलेंगे यहाँ से दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ। बिस्मिल्लाह। ये देखें, ये पेस्ट हो गया। उसके बाद मैंने एंटर की प्रेस की तो इसने इस प्रॉम्प्ट को प्रोसेस करना शुरू कर दिया है और अब जेम जो है वो मुझे रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा। ये एनालाइज कर रहा है और आप देख सकते हैं कि इसने पेपर जनरेट करके देना शुरू कर दिए हैं। अगर मैं ये पहला पेपर देखूं तो ये मैं ही इसमें ऑथर हूँ, आरएम में नवाब, और ये क्रॉस लिंगुअल टेक्स्ट रीयूज डिटेक्शन पर है। अगर मैं इसके दूसरे पेपर को एनालाइज करूं तो ये भी मेरा ही पेपर है, आरएम में नवाब, राव मोहम्मद अदील नवाब, और इसमें जो है क्रॉस लिंगुअल टेक्स्ट रीयूज डिटेक्शन पे हमने काम किया है। और अगर मैं इसके तीसरे पेपर को एनालाइज करूं तो ये भी मेरा ही पेपर है, राव मोहम्मद अदील नवाब। और इसने आगे ये भी बताया है कि इस पेपर को हमें क्यों रीड करना चाहिए और इस पेपर की जो मेन कंट्रीब्यूशन या सिग्निफिकेंस है वो क्या है। ये जो फोर्थ पेपर है ये जो है वो मेरा पेपर नहीं है और फिफ्थ भी मेरा पेपर नहीं है।
अभी जो मैंने नॉलेज में 3 रिसर्च पेपर्स ऐड किए थे, वो एग्जैक्टली यही तीनों पेपर हैं मेरे। और ये मैंने पहले इसलिए ऐड कर दिए थे कि ये मैंने इनको सेकंड प्रॉम्प्ट के अंदर यूज करना है। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन है कि आप ये वाली जो इंफॉर्मेशन है इसे अपनी गूगल शीट्स में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप एक्सपोर्ट टू शीट्स पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये आपकी शीट्स में ऐड होना शुरू हो गया है। और यहाँ पे ये आपको सेव करने का और ओपन करने का ऑप्शन भी देगा। अगर मैं यहाँ पे ओपन पे क्लिक करूं तो आप देखें कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपकी गूगल शीट्स के अंदर स्टोर हो चुकी है। और आप देख सकते हैं कि बहुत थोड़ी एफर्ट के साथ आप अपने डेटा को बहुत एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो आई होप कि ये जो पहला यूज केस है ये आपको क्लियर हो गया होगा कि आप जेम क्रिएट करने के बाद जो आपका स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम है उससे रिलेटेड मोस्ट रीसेंट और मोस्ट रेलेवेंट रिसर्च पेपर सर्च कर सकते हैं। जब हम रिसर्च पेपर्स को सर्च कर लेते हैं तो दूसरा जो हमें बड़ा प्रॉब्लम आता है वो है उस पेपर को रीड करना, अंडरस्टैंड करना और उसमें से जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर की फॉर्म में एक्सट्रैक्ट करना। और ये जो दूसरा प्रॉम्प्ट है ये इसी प्रॉब्लम को एड्रेस कर रहा है कि ये जो 3 मैंने पेपर्स क्रॉस लिंग्युअल टेक्स्ट डिटेक्शन पर अपनी नॉलेज में अपलोड किए हैं, मैं इनका एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में कंपैरिजन कैसे देख सकता हूं। ये प्रॉम्प्ट है, एनालाइज द 3 अपलोडेड रिसर्च पेपर्स, क्रिएट अ CSV फॉर्मेटेड टेबल comparing their methodologies. The columns should be paper title, proposed method, dataset, evaluation bias, evaluation methodology, best results, future research directions. Ensure the format is copy paste ready. आप देख सकते हैं कि मैंने जो इंस्ट्रक्शंस और कॉन्टेक्स्ट हैं उनको रिपीट नहीं किया। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जेम्स का सबसे पहला फायदा ये है कि आपको इंस्ट्रक्शंस और कॉन्टेक्स्ट को बार बार रिपीट नहीं करना पड़ता। अब और मैंने दोबारा से पेपर्स भी इसके ऊपर अपलोड नहीं किए, वो मैंने एक ही दफा अपलोड कर दिए हैं। और अब आप देखेंगे कि जो जेम है वो मेरे प्रॉम्प्ट को प्रोसेस कर रहा है और अब ये मुझे रिस्पॉन्स जनरेट करके देगा। ये देखने में बड़ा सिंपल लग रहा है कि ये इतनी जल्दी हमें जनरेट कर देता है, लेकिन एज ए ह्यूमन हम सोचें कि अगर आपको ये 3 पेपर्स पढ़ने पड़े जिनकी एवरेज लेंथ आमतौर पे 20 से 30 पेजेस की होती है और फिर उसमें से एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर के फॉर्मेट में ये इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी पड़े तो कितना टाइम लगेगा। आप देख सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन उसने मुझे CSV फॉर्मेट में दे दी है और मैं इसे यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ और कॉपी करके किसी भी CSV फाइल में सेव कर सकता हूँ और उसे आगे लेटर रेफरेंस के लिए रिव्यू कर सकता हूँ। इसके साथ साथ ये मुझे सोर्सेस भी बताता है कि ये सोर्सेस थे, आप इनको भी डिटेल में रिव्यू कर सकते हैं। तो आई होप कि इस प्रॉम्प्ट से आपको क्लियर हो गया होगा कि आपके पास चाहे 10 पेपर्स हों, 20 हों, 50 हों, आप अपने जेम को यूज करते हुए उसमें से जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने रिसर्च फील्ड के मुताबिक इन एट्रीब्यूट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं और इसमें नए एट्रीब्यूट्स भी ऐड कर सकते हैं। ये मैंने डेमो के तौर पे सिर्फ चंद इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स के साथ करके दिखाया है। जब हम रिसर्च करते हैं और हमारे पास अपने एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स आ जाते हैं तो पेपर राइटअप एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स टास्क है और पर्टिकुलरली जो रिजल्ट्स एंड एनालिसिस सेक्शन है उसको लिखना एक बहुत मुश्किल टास्क है और इसमें भी हमारा जेम हमें हेल्प कर सकता है। ये जो कॉम्प्लेक्स टास्क मैंने ली है इसमें मेरी इनपुट 2 चीज़ों से मिलकर बन रही है। नंबर 1 एक इमेज है और इस इमेज में मेरे जो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हैं वो एक टेबल के फॉर्मेट में मौजूद हैं और जो इनपुट का दूसरा पार्ट है वो ये मेरा प्रॉम्प्ट है। यानी जो मेरी इनपुट है वो 2 डिफरेंट किस्म के डेटा से मिलके बन रही है, इमेज और टेक्स्ट। और मैंने आपको जब जेम की कैपेबिलिटीज बताई थी तो उसमें ये अर्ज की थी कि जेम के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि ये मल्टी मॉडल इनपुट को हैंडल कर सकता है। यानी ये 2 डिफरेंट किस्म के डेटा जैसे कि टेक्स्ट और इमेज को एक साथ अंडरस्टैंड, प्रोसेस और रीजन कर सकता है और आउटपुट में ना सिर्फ टेक्स्ट बल्कि इमेज, ऑडियो, वीडियो भी जनरेट कर सकता है। अगर मैं अपने इस टास्क को समराइज करूं तो इसमें जो मेरी इनपुट है वो 2 चीजों से मिलके बनी है, टेक्स्ट और इमेज, और जो मेरी आउटपुट है वो टेक्स्ट है। अगर मैं इस
प्रॉम्प्ट को पढ़ूं तो ये है कि एनालाइज द अपलोडेड इमेज ऑफ द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स टेबल एंड राइट अ comprehensive results and analysis section for my research paper which I plan to submit in Language Resources and Evaluation Journal। इसको मैं पहले ही कॉपी कर लेता हूं। ये मैंने कॉपी कर लिया और अब मैं अपने जेम पर आया। अगर मैंने जेम में कोई भी फाइल ऐड करनी है तो उसके लिए ये प्लस का बटन है और अगेन ये जो रिजल्ट्स का टेबल है ये इमेज मेरी लोकल मशीन पे है तो मैं अपलोड फाइल्स पर जाऊंगा और आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास दो रिजल्ट्स के इमेजेस हैं, बाइनरी क्लासिफिकेशन और टर्नरी। मैंने टर्नरी को सेलेक्ट किया और इसको ओपन कर लिया। आप देख सकते हैं कि जेम ने ये जो रिजल्ट्स का टेबल है इसको अटैच कर दिया है और ये जो प्रॉम्प्ट बार है इसमें मैंने जो प्रॉम्प्ट है उसको कॉपी कर दिया है और अब मेरी इनपुट कंप्लीट हो गई है, यानी मेरे पास रिजल्ट्स का टेबल इमेज फॉर्मेट में है और ये प्रॉम्प्ट टेक्स्ट फॉर्मेट में है। जब मैं एंटर की प्रेस करूंगा तो जेम मेरी जो प्रॉम्प्ट है उसको प्रोसेस करेगा इमेज के साथ। आप देख सकते हैं कि ये जो टेबल है ये काफी कॉम्प्लेक्स है और इसमें काफी सारे रिजल्ट्स हैं और इसका रिजल्ट्स और एनालिसिस सेक्शन लिखना एक कॉम्प्लेक्स टास्क है। अगर मैं जेम को देखूं तो आप देखें कि जेम ने रिस्पांस जनरेट करना शुरू कर दिया है। इसने अज्यूम किया है कि जो रिजल्ट्स एंड एनालिसिस है वो मेरे रिसर्च पेपर में सेक्शन नंबर 4 होगा और आप देखें कि इसने इसको फर्दर खुद ही सब सेक्शंस में स्ट्रक्चर कर दिया है, जैसे कि 4.1 है और आगे इसने सब सेक्शन बना दिए हैं, फिर 4.2 है, ये इसने रिजल्ट्स के कंपैरिजंस दिए हैं और अगेन मैं इस इंफॉर्मेशन को अपनी गूगल शीट्स में एक्सपोर्ट कर सकता हूं और ये सारा का सारा आप देख सकते हैं कि इसने बड़ी डिटेल में मुझे रिजल्ट्स एंड एनालिसिस का सेक्शन लिख दिया है। आप देख सकते हैं कि अगर हम इन्वर्टेड ट्रायंगल अप्रोच को यूज करते हुए एक स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लें और जेम की कॉन्फ़िगरेशन अच्छी कर लें तो बहुत सारे जो कॉम्प्लेक्स टास्क हैं हम उन्हें बड़ी जल्दी कर सकते हैं। अब आपको एक इनिशियल ड्राफ्ट मिल चुका है अपने रिजल्ट्स एंड एनालिसिस सेक्शन का। आप अपने रिस्पेक्टेड सुपरवाइजर की गाइडेंस में इसको फर्दर रिफाइन और पॉलिश कर सकते हैं। मैं दोबारा जो है वो पीपीटी की तरफ मूव करूंगा। ये प्रॉम्प्ट 2 था जो मैंने रन किया और ये प्रॉम्प्ट नंबर 3 है। सो आई होप कि इस सेक्शन के एंड पे आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हम 3 मेन स्टेप्स में एक जेम को क्रिएट कर सकते हैं और एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। Summary: GEMS and Inverted Triangle Building AI Research Assistants। लेक्चर समरी। आपसे हम्बल क्वेश्चन है कि इस लेक्चर के की टेक अवेज क्या हैं। इस लेक्चर के 4 की टेक अवेज हैं। नंबर 1, जेम्स वर्सेस प्रॉम्प्ट्स। जेम्स जो हैं वो परसिस्टेंट कस्टमाइजेबल एआई एक्सपर्ट्स हैं और हम इन्हें अपनी पर्सनल लाइब्रेरी में स्टोर कर सकते हैं, जबकि जो स्टैंडर्ड प्रॉम्प्ट्स हैं वो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं जो हम एआई मॉडल को देते हैं और जो एआई मॉडल है वो हमें रिस्पॉन्स जनरेट करके देता है। नंबर 2, इन्वर्टेड ट्रायंगल अप्रोच। इस लेक्चर में हमने ये सीखा कि हम इन्वर्टेड ट्रायंगल अप्रोच को यूज करते हुए एक ब्रॉड रिसर्च एरिया को नैरो डाउन कर सकते हैं और एक स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और फिर उस स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम को यूज करते हुए अपने जो जेम है उसकी कॉन्फ़िगरेशंस लिख सकते हैं। नंबर 3, बिल्डिंग द CLTRD आर्किटेक्ट। इस लेक्चर में हमने ये भी सीखा कि हम 3 मेन स्टेप्स में एक रिसर्च असिस्टेंट जेम क्रिएट कर सकते हैं और हमने जो एग्जांपल ली वो CLTRD आर्किटेक्ट की ली। नंबर 4, ऑटोमेटेड रिसर्च वर्कफ्लोज। मैंने आपके सामने 3 पॉपुलर और वाइडली यूज्ड केसेस जो हैं वो प्रेजेंट किए। उसमें नंबर 1 ये था कि जब हम एक स्पेसिफिक रिसर्च प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उससे रिलेटेड मोस्ट रीसेंट और मोस्ट रेलेवेंट रिसर्च पेपर्स हम जेम को यूज करते हुए क्विकली और इजीली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। नंबर 2, मैंने ये प्रेजेंट किया कि जब हम अपने रिसर्च प्रॉब्लम से रिलेटेड मल्टीपल रिसर्च पेपर्स कलेक्ट कर लेते हैं तो उनमें जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हम उसे एट्रीब्यूट वैल्यू पेयर में
एक CSV फाइल में कैसे सेव कर सकते हैं। और नंबर 3, जब हम एकेडमिक राइटिंग कर रहे हैं तो हम जो कॉम्प्लेक्स सेक्शंस हैं जैसे कि रिजल्ट्स एंड एनालिसिस, उनका इनिशियल ड्राफ्ट अपने जेम से कैसे लिखवा सकते हैं। फ्री हम्बल रिक्वेस्ट, आपसे 3 मुद्दबान अर्ज हैं। नंबर 1, स्प्रेड द लाइट ऑफ नॉलेज। हमारे इदारे का मकसद महज अल्लाह की रज़ा है और हमारे इदारे से जितने भी लेक्चर, सेमिनार और कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं वो सब मुफ्त हैं। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, आपने जो कुछ सीखा है कम से कम एक आदमी को ज़रूर सिखाएं और उससे भी यही रिक्वेस्ट करें कि वो आगे एक आदमी को ज़रूर सिखाए ताकि इल्म की रोशनी फैलती रहे। नंबर 2, प्रे फॉर द फाउंडर एंड हिज पेरेंट्स। आपसे मुद्दबान अर्ज है कि हमारे इदारे के बानी और उनके मरहूम वालिदैन को अपनी दुआओं में याद रखें। नंबर 3, स्टे कनेक्टेड एंड सपोर्ट आवर मिशन। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस नोबल कॉज में एज अ वॉलंटियर कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो अब इस स्क्रीन पर आपको हमारी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप हमारे इदारे से इनके ज़रिए से रब्ता कर सकते हैं। जो फजल कादिर खान इस्लामिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान का यूट्यूब चैनल है, उस पे हमने पहले भी लेक्चर, सेमिनार्स और कोर्सेज डिलीवर किए हैं, जनरेटिव एआई, डिजिटल वेलबींग पर, गूगल एंड गूगल स्कॉलर पर और इसके अलावा और भी डिफरेंट टॉपिक्स पर। आप उनको देख सकते हैं और लोगों से भी शेयर कर सकते हैं। आप लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। आप सबकी तवज्जो का और टाइम का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड नाउ आई एम ओपन टू आंसर योर क्वेश्चंस। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया।